हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आशा करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करना भी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी जो पढ़ना तो है, जो हम पहली वीडियो में बता चुके थे, लेकिन उसकी भी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, अभी सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, तभी हम क्लास वाइज बात कर रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में, ये सीरीज़ मेरी 2 है, 0 लेवल से यूपीएससी की प्रिपरेशन, ये मतलब कमीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, ये मेरा सीरीज़ दूसरा वीडियो है। मैं आपको एक सवाल का जवाब देना भूल गई थी दोस्तों कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। तो दोस्तों, उसका जवाब ये है, समझ लीजिए ये किताब है, स्पेक्ट्रम है, इसको तो हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना होता है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा मौका कितना मिला है? लगभग 3 से 4 साल, इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, या 4 से 5 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। और यदि 4 से 5 साल के बाद भी आपको मिल रहा है, यदि तभी मिलेगा जब उम्मीद बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई हो, मतलब ऐसा हुआ हो कि आप मेन वगैरह या इंटरव्यू वगैरह से कट गए हो, तब हो सकता है थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन 4 साल के बाद तो वैसे ही हर जगह ख़त्म हो जाती है उम्मीदें, और कहीं ना कहीं इंसान को खुद भी लगने लगता है कि शायद इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपने साल भर भी पढ़ा है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या साल 2 साल में, क्या पढ़ाई के दौरान कभी भी ऐसा मुकाम आएगा कि आपको ये पूरा का पूरा किताब याद हो जाए? क्या कभी भी ये मुकाम आएगा कि ये इतनी सारी इतने पेजेस की जो बुक है, और इसकी राइटिंग भी देखिए कितनी छोटी छोटी है, और ये बिल्कुल न्यू एडिशन है, ये ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मैक्सिमम जवाब तो नहीं ही आया होगा कि नहीं, इतनी मोटी किताब किसी भी शर्त में याद नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात और है कि इसमें कहानी वहानी भी आ जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों, कहानी ना भी हुई तो भी क्या हुआ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप हर जगह इसका नाम सुनेंगे कि स्पेक्ट्रम से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पढ़ना तो बहुत 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 ज़रूरी है। आफ्टर मैं तो अपनी कोचिंग में देख रही थी कि जो मेंस लिख कर आए थे ना, तो सर उनसे बस पूछ रहे थे कि स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो उन्होंने बच्चों ने यस जवाब दिया, तो मेरे टीचर्स ने कहा कि ठीक है, तो जाके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। और जिन बच्चों ने नहीं में जवाब दिया, तो सर ने कहा कि जाओ फिर से मेंस की प्रिपरेशन करो। ऐसा है मतलब। तो इसका आप समझ लीजिए वेटेज कितना ज़्यादा है। ये पढ़ना ही चाहिए मुझे तो, मतलब कोचिंग वाले टीचर्स की बातों से मुझे ऐसा ही लगा। आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर मेरे से पूछा भी जाए, मेरे से भी पर्सनली पूछा जाए, तो मैं कहूँगी पढ़ना ही चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, किताब की बात तो साइड रखते हैं, कहीं पर मेन मुद्दे से ना भटक जाएँ। तो दोस्तों, क्या ऐसा कभी भी मुकाम आएगा कि आपको पूरा किताब याद हो जाए? नहीं आएगा। तो इस किताब में कितना याद करना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन बातों पे ध्यान देना है, ये हमें कौन सिखाएगा आपको पता है? 2 ही चीज़ें सिखाएंगी, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि किस चीज़ों पे ध्यान रखना है और किस चीज़ों पे नहीं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही चाहिए बिल्कुल। और एक रीज़न और है दोस्तों, और वो माइंड से रिलेटेड है। माइंड से रिलेटेड कैसे है कि दोस्तों, आप देख रहे हो कि यूपीएससी का जो मतलब सिलेक्शन होता है फाइनली, वैसे तो लोग 1000 मान के चलते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि उससे भी कम ही होते हैं। आफ्टर 800-900 के ही तो आसपास होते हैं, 1000 भी कहाँ होते हैं। 1000 तो इसी साल हुए थे बस, 2022-23 से मुझे लग रहा है। उससे पहले तो 800 के लगभग सब में होता था, 700-800 पहुँचता था, लेकिन फिर भी 1000 रख लेते हैं, चलिए। और फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है? 12 लाख से भी ज़्यादा है दोस्त। और बहुतों का तो मानना है कि इनकी जो एस्पिरेंट्स लोग हैं, वो भी मतलब हर साल 2 लाख के आसपास बढ़े जा रहे हैं। एस्पिरेंट 2-2 लाख पर ईयर फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं, तो माइंड में ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है कि जब उतने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका सिलेक्शन क्यों हो जाए? जाहिर सी बात है, सबके दिमाग में आता है जब हम लोग कोचिंग में तैयारी करते हैं या फिर खुद से भी तैयारी करते हैं। और अगर खुद से भी तैयारी करते हैं तब तो और ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं भी सेल्फ स्टडी बहुत टाइम तक कर चुकी हूँ, मुझे भी पता है। तो यही लगता है कि जो दिल्ली में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, जो रात दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उनका नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा कैसे होगा? दिमाग ये सवाल पूछता है। तो इस सवाल का जवाब पता है आपको कौन दे सकता है? पहला तो ये कि आप प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना छोड़ें, ये तो पहला जवाब है। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, तो देखिए ये एग्ज़ाम ना माइंड का ही खेल है, क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो, और यदि आपको प्रिपरेशन को 1-1.5 साल हो गया है, तो मेरे हिसाब से आपने अच्छी खासी किताबें पढ़ ली होंगी। लेकिन आप क्या कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो क्या आपको लगता है कि किताबों से सीधे उठाकर क्वेश्चन दिया गया है? नहीं दिया गया है ना, बिल्कुल नहीं दिया गया है।
जो लोग कहते हैं कि हम किताब पढ़ के नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ओफो, लगता है इसने किताब पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि किताबों से सीधे तौर पे क्वेश्चन आते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि किताबों से आते हैं। किताबें तो इसलिए पढ़ते हैं कि वो समझ के लिए, ताकि किसी तरह से उस आंसर को टैकल किया जाए कि हाँ चीज़ें ऐसे भी है, लेकिन किताब से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे तौर पे नहीं आते, घुमा फिरा के आते हैं। अगर आपको उतना माइंड है, उतना लगा के आप सीधा उल्टा दिमाग थोड़ा लगा कर आप उसको सॉल्व कर ले जाएँ, खासकर प्रीलिम्स तो और ज़्यादा। सीधे तौर पे तो नहीं आते। सीधे तौर पे अगर आते भी हैं तो उसकी संख्या बहुत कम है, उससे कोई पास नहीं हो जाएगा। मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन सीधे तौर पे आते हैं, बहुत मिले हुए रहते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि कोई साइंटिस्ट लोग मतलब कि तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिले हुए क्वेश्चन रहते हैं। हर एरिया से 1 ही 2 क्वेश्चन, मतलब अगर बच्चा ने एक एरिया भी छोड़ा तो गया। फिर जिसने पूरा एरिया कवर किया है वही बच्चा पास कर सकता है। इतने साइंटिफिक तरीके से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। जो बच्चे रिस्क लेते हैं ना कि चलो ये साइड छोड़ दिया, वो साइड छोड़ दिया, मुझे तो लगता है वो एग्ज़ाम बच्चा पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर साइड से 1-2 क्वेश्चन करके ही लेते हैं, जितने भी टॉपिक आप उठा लो। तो दोस्तों, मैंने पहला बताया कि किताब में कैसे याद रखना है, कितना याद रखना है, क्यों याद रखना है, और मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, किसको दिमाग में रखना है और किसको छोड़ना है, ये हमें एनसीईआरटी से पता चलता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना तो पहले इसलिए ज़रूरी है। और दूसरा, हमारा माइंड भी सवाल करता है लास्ट में, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम माइंड ज़रूर सवाल करता है कि जब इतने सारे बच्चों का नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो आपका क्यों हो जाएगा। तो अगर आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो जो इंपॉर्टेंट है आपने अगर सब कर रखा है, तो आपका माइंड आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं, आपको जितना जो करना चाहिए था आपने वो सब किया है, तो मे भी बिल्कुल चांस है कि आपका हो जाए। और इस एग्ज़ाम में ना माइंड बहुत 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 काम करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये मत समझिए कि माइंड का स्ट्रॉन्गनेस काम नहीं करता। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय यही काम करता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इस एग्ज़ाम में वही काम करता है। और इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़िद्दी बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ज़िद्दी नहीं रहोगे इस एग्ज़ाम में तो भी मुझे लगता है थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, और ज़िद को भी सही डायरेक्शन में ले जाना है। इसके भी बहुत बारीक सा लाइन है, सही ज़िद और ख़राब ज़िद में, तो इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हम 4 पिलर के बारे में बातें कर रहे थे और हमने इतना टाइम कर दिया, तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट 4 पिलर्स सब्जेक्ट में। ये मेरा टेस्ट सीरीज मतलब 2 है, लेवल देख लीजिए आप। यूपीएससी की 0 लेवल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ये दूसरा वीडियो है। तो हमारे 4 पिलर सब्जेक्ट क्या है, सॉरी दोस्तों 4 पिलर सब्जेक्ट क्या है, 4 पिलर्स सब्जेक्ट, राइट। तो हमारे 4 प्लस सब्जेक्ट हैं। पहला नाम तो आता है हमारा इसमें जो पहला नाम है वो है हिस्टोरी का। हम एक ही साथ लिख देते हैं, ये दोनों बच्चों के लिए है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। सेकंड क्या है हमारा, पॉलिटी है। थर्ड जो है हमारा वो है हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी लिखना था, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं, उसी से मिला जुला है। और फोर्थ में हो गया है हमारा ज्योग्राफी। अब हम एकदम इसमें बिल्कुल अथी से बात करेंगे कि एकदम क्लास वाइज बात करेंगे कि कैसे करना है। तो दोस्तों पहले तो आपको यही कन्फ्यूज़न होगा कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी ले या ओल्ड, है ना। पहले तो आपको यही कन्फ्यूज़न होगा, हर बच्चे का होता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के न्यू भी लेने चाहिए और कुछ के ओल्ड भी, ज़्यादातर लेकिन न्यू ही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी पुराने टॉपर्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी बताएंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो यूपीएससी बोर्ड है वो कभी भी गलत अच्छी चीज़ नहीं करता है। भले ही वो शब्दों के साथ, क्वेश्चंस के साथ कितना भी खेल ले, लेकिन वो कभी भी सिलेबस के साथ मजाक नहीं करता है। आपको ये चीज़ पता होगा शायद। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि जिसकी प्रेजेंसी मार्केट में ज़्यादा है उसी से सवाल पूछेंगे वो ज़्यादा, क्योंकि वो लोग केस में फंसना उनको पसंद नहीं है जो भी आप कहें, केस में वो बिल्कुल नहीं फंसते हैं। वो शब्दों के साथ, क्वेश्चन के साथ कितना भी खेल ले, लेकिन वो सिलेबस के साथ नहीं खेलते दोस्तों। इतना तो आप एकदम अपने माइंड में बसा लो। तो जिसकी प्रेजेंसी मार्केट में है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको पता है ओल्ड एनसीईआरटी धीरे धीरे हटा जा रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट के, और न्यू एनसीईआरटी की प्रेजेंसी बढ़ी जा रही है। तो हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो क्या करना है हिस्ट्री का, 6 से लेकर 9 हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक साथ में नहीं रखते हैं, डबल डबल पार्ट में रखते हैं। एक तो 6 से लेकर 9 और दूसरा क्या 9 से लेकर 12। तो 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी मैंने आपको बोली थी, क्या बोला था मैंने
कि मेरे लेक्चर से भी आप देख सकते हैं, जैसा भी आपका मन है। आप पहले ही एक काम करें ना कि पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी पूरी अच्छे से आप बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। आप पहले कैटेगरी अपना बांट लीजिए। आप तैयारी अगर कर रहे हैं दोस्तों तो फिर इसमें मजाक मत करिए। ये मत सोचिए कि हम देखने जाएंगे एग्ज़ाम कैसा होता है, अगले साल अच्छे से देंगे। नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो आप सोचिए, आपने एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, समझ लीजिए कि आप जो पहले बार जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब बेकार है। क्योंकि दिमाग ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम वो चीज़ें याद रहेगा। जब तक इस एग्ज़ाम में ना, जब तक दिमाग पर चारों तरफ से दबाव नहीं पड़ता है ना, तब तक वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उसका लेवल ही अलग होता है। अगर चारों तरफ से दबाव आपको एक साथ ही पड़ रहा है तभी आप यूपीएससी का जो टोटल क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि नहीं कर सकते। आपको टोटल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं याद रहना चाहिए। और ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे लैग करता रहता है, यानी कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे लैग करता रहता है। मतलब कि अब समझ ही गए होंगे थोड़ा। 6 से लेकर 9 तक का मैंने बोला क्या कि आप मेरे लेक्चर से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, और किस तरह पढ़ना है मैंने आपको बता ही दिया था। बुक्स भी देख सकते हैं या एप्स भी इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। और नोट्स एंड कंक्लूजन, नोट्स फिर आपको कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है, पहले टेस्ट सीरीज़ देनी है। इससे पहले आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। तब इससे टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना दोस्तों कि एक बार में एकदम तैयारी एकदम फिनिश हो जाती है। लगता है कि अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यही ठीक है, क्योंकि इस तैयारी में ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बहुत बहुत। और अब तो आज सब कुछ मिक्स हो गया। अब तो समझ ही नहीं आता कोचिंग नोट्स पढ़ें कि किताब पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। अब तो ऐसा हो गया है ना कि बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना पड़ता है। इस सब्जेक्ट की किताब पढ़ो, इस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, इस तरह का हो गया है। और टाइम वगैरह मैनेजमेंट करना इस एग्ज़ाम में काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये टाइम मैनेजमेंट का ही ज़्यादा से ज़्यादा खेल तो मुझे इसी का लगता है, और दूसरा खेल माइंड का लगता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए तो हम किसी और वीडियो पे बात करते हैं। तब तक के लिए पूरी अपना और अपने पापा मम्मी का ख्याल रखें और पूरी मेहनत से अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू।